गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट जेन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्केलेटन सिस्टम, ज्वाइंट्स, स्केलेटन सिस्टम में जितने भी बोन्स है उन सब के बारे में पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉलम डिफॉर्मिटीज के बारे में कि स्पाइनल कॉलम डिफॉर्मिटीज क्या होता है। तो जैसा कि ये वर्ड है स्पाइनल कॉलम डिफॉर्मिटी, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारा जो स्पाइन है, स्पाइन का जो कॉलम है उसमें कौन कौन से डिफॉर्मिटीज होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है और उन प्रॉब्लम्स को हम क्या क्या बोलते हैं, कैसे जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले मैंने लिखा है स्कोलियोसिस। अब स्कोलियोसिस क्या होता है और ये कैसा दिखता है। ठीक है, तो लैटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। अब इसमें क्या होता है कि जो स्पाइन होता है उसका लैटरल कर्वेचर हो जाता है, मतलब जो आपका लैटरल साइड है तो लैटरल साइड की तरफ इसका कर्वेचर बन जाता है कुछ इस तरीके से। जैसे ये आपका नॉर्मल स्पाइन है तो नॉर्मल स्पाइन, और ये है आपका स्कोलियोसिस स्पाइन। तो जो स्पाइन है वो लैटरल साइड में ऐसे कर्वेचर में चेंज हो जाता है, तो इसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है ट्रीटेड थ्रू द यूज ऑफ ब्रश एंड एक्सरसाइज। अब ये ठीक कैसे होता है, तो इसके लिए एक ब्रश बनाया जाता है पेशेंट के साइज के अनुसार, पेशेंट के एज के अनुसार अगर मिला करके हम एक ब्रश बनाते हैं जो पूरा स्पाइन को ये ऐसे पूरा ये कवर करता है। ठीक है, और ये स्पाइन को सीधा करने में हेल्प करता है और एक्सरसाइजेस के थ्रू हम इसको ठीक करते हैं। ठीक है, ये स्पाइन की डिफॉर्मिटी है और ये बाय बर्थ भी होता है और किसी किसी को ये यंग एज में भी देखने को मिलता है। तो ये आपका स्कोलियोसिस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेंगे काइफोसिस। अब काइफोसिस क्या होता है और ये कैसा स्पाइन का डिफॉर्मिटी है। तो आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द थोरैसिक स्पाइन। अब जो थोरैसिक स्पाइन होता है हमारा, जो हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा होता है उसका आउटवर्ड कर्वेचर, जैसे कि गांव वगैरह में आप देखे होंगे कि बहुत से लोग ओल्ड एज में होते हैं जो ऐसे झुक के चलते हैं, तो झुक के चलने की वजह से उनका जो स्पाइन होता है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो ये जो बाहर निकला हुआ है ये आउटवर्ड कर्वेचर है, जैसा कि एक फिगर में आपको दिखा रहा हूं आउटवर्ड कर्वेचर का काइफोसिस का। कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो है ये नॉर्मल पर्सन है, बट ये जो कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर आउटवर्ड कर्वेचर है, मतलब ये बाहर निकला हुआ है। ये यहाँ पे जो ये पोजीशन बना हुआ है ये बाहर निकला हुआ है, तो इसको हम आउटवर्ड कर्वेचर कहते हैं। तो ये काइफोसिस हम बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इट इज आल्सो नोन एज हम्प बैक एंड ड्रॉगर्स हम्प। ये क्या बोलते हैं, इसको हम्प बैक भी कहते हैं, जैसे पीछे की तरफ हम्प निकल जाता है, हम्पिंग। जैसे हम्प वर्ड कहां से आया है, तो जैसा ऊंट कैमल आप अगर हम देखते हैं तो कैमल को देखेंगे कि उसके शरीर पे एक हम्प बना रहता है, तो ये वर्ड वहां से आया है। तो हम्प बैक की तरह ये डिफॉर्मिटी होता है और इसको नेक्स्ट हम बात कर लें लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या होता है। ठीक है, और ये स्पाइन का कैसा कर्वेचर होता है। जैसा कि हमने अभी जस्ट पिछले स्लाइड में देखा काइफोसिस और काइफोसिस देखा, तो काइफोसिस में क्या था कि आउटवर्ड कर्वेचर था, और ये लॉर्डोसिस जो होता है ये इनवर्ड कर्वेचर होता है, ये अंदर की तरफ जाता है। और ये मैक्सिमम कब देखने को मिलता है, तो जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या कोई मोटा आदमी है, ओबेस पेशेंट है या ओबेस पर्सन है। तो मोटा होने की वजह से क्या होता है कि जिसका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है तो वो कर्वेचर जो होता है लॉर्डोसिस का, ये लॉर्डोसिस स्पाइन में जाता है। अब ये कर्वेचर कैसा दिखता है, तो अगर मान लीजिए नॉर्मल स्पाइन आपका ये है, ठीक है, तो ये अगर नॉर्मल है तो ये इनवर्ड की तरफ ज्यादा, ये वाला जो लंबर का एरिया है ये ज्यादा आपके शरीर के अंदर इंसर्ट रहता है। जैसा कि फिगर में मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये कैसा होता है, लॉर्डोसिस स्पाइन कैसा होता है। कुछ इस तरह से इसका कर्वेचर बनता है। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये लॉर्डोसिस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फीमेल का डायग्राम है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन बन रहा है तो ये पोर्शन
इस कर्वेचर को हम क्या बोलते हैं, लॉर्डोसिस स्पाइन कहते हैं। और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि जो स्टोमेज का एरिया होता है फीमेल का वो बढ़ता है, तो उसमें कर्वेचर चेंज आता है, गेट में भी चेंज आता है, बहुत सारी चीजों में प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंजेस आते हैं फीमेल में। तो ये हो गया आपका लॉर्डोसिस। नेक्स्ट हम बात कर लें फ्लैट स्पाइन। फ्लैट स्पाइन किसको कहते हैं, फ्लैट स्पाइन क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो अ लॉस ऑफ द स्पाइन नेचर, जब स्पाइन का नेचुरल कर्वेचर अगर लॉस कर जाएगा, जैसे कि हमारा जो स्पाइन का नेचुरल कर्वेचर होता है अगर वो लॉस कर जाएगा, नेचुरल से अगर वो डिफॉर्मिटी में आ जाएगा, तो उसको हम फ्लैट बैक कहते हैं। और दूसरा चीज, फ्लैट बैक का मतलब ये समझ में आया कि जो हमारा स्पाइन होगा, स्पाइन का जो हमारा वर्टिब्रा होगा वो एकदम सीधा होगा, एकदम सीधा। तो ये फ्लैट बैक इसको बोलेंगे कि एकदम फ्लैट की तरफ बैक बन जाता है, तो ये फ्लैट बैक इसको बोलते हैं। इसकी फिगर में आपको दिखा रहा हूं कि फ्लैट बैक कैसा होता है। तो ये है फ्लैट बैक, जैसा कि ये हेल्दी है, और ये इसमें तीनों चारों अभी तक मैंने जितने भी पिछले स्लाइड में बताया सबका यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। जैसे कि ये हेल्दी स्पाइन है, यहाँ पे काइफोसिस बना हुआ है, जो हमारा आउटवर्ड कर्वेचर है थोरैसिक रीजन का, वो बाहर पीछे निकला हुआ है, हम्प निकला हुआ है। सेम यहाँ पे लॉर्डोसिस बना हुआ है, जो हमारा लंबर का है वो इनवर्ड गया हुआ है। और ये फ्लैट बैक, ये एकदम सीधा, कोई कर्वेचर नहीं है। नॉर्मल कर्वेचर जो ये होता है ऐसे इस तरीके से, वो भी कर्वेचर नहीं है। ये हो गया आपका फ्लैट बैक। नेक्स्ट हम बात कर ले टॉर्टिकोलिस की, कि टॉर्टिकोलिस क्या होता है और ये किसके वजह से होता है, और टॉर्टिकोलिस का कंडीशन कहां से आया है। तो मैं पहले फिगर यहाँ पे दिखा दे रहा हूं टॉर्टिकोलिस का। टॉर्टिकोलिस में क्या होता है कि ये या तो कंजेनाइटल होता है या कभी कभी एडल्ट एज में भी देखने को मिलता है, बट मैक्सिमम क्या है कि ये कंजेनाइटल ही होता है। अब ये होता क्यों है, तो सबसे पहले ये देख लिए कि ट्विस्टेड नेक, जो गर्दन है वो ट्विस्ट हो जाती है, वो घूम जाती है। जो पेशेंट का गर्दन रहेगा वो इस तरीके से हो जाता है। तो आप चलते आए दिन चलते रोड पे बहुत से लोगों को देखे होंगे कि गर्दन टेढ़ा है, तो वो टॉर्टिकोलिस का कंडीशन बना हुआ होता है, ठीक है। तो ट्विस्टेड नेक, जो गर्दन है वो ट्विस्ट होता है, अनयूजुअल पोजीशन और टू वन साइड ड्यू टू द मस्कुलर स्पाज्म। अब ये होता क्यों है, तो मस्कुलर स्पाज्म की वजह से होता है। मसल क्या होता है कि स्पाज्म कर जाता है। और कौन सा मसल है, तो दी स्टर्नोक्लैडोमेस्टोइड मसल। जो स्टर्नोक्लैडोमेस्टोइड मसल होता है, जो हमारे नेक की मसल होती है, अगर हम इसको पाल्पेट करना चाहें तो गर्दन अगर हम ऐसे घुमाते हैं तो ये जो मसल मैं पकड़ पा रहा हूं इसी को बोलते हैं स्टर्नोक्लैडोमेस्टोइड मसल। तो ये मसल की में स्पाज्म आ जाने की वजह से, या इसमें वीकनेस आ जाने की वजह से, या इसमें कोई डिफॉर्मिटी आ जाने की वजह से ये क्या होता है, टॉर्टिकोलिस का कंडीशन बनता है। अब बनता क्या है, अब मान लीजिए अगर एक साइड का जो मसल है वो वीक हो गया, तो दूसरे साइड का जो मसल है वो जो स्ट्रॉन्ग है वो अपनी तरफ खींच लेता है, तो यही कंडीशन बनती है। तो जिस साइड का मसल वीक है तो वो दूसरे साइड की तरफ वो खींच लेता है, तो जिस साइड खींचेगा तो उस साइड का जो मसल होगा वो क्या होता है, शॉर्टनिंग में चला जाता है। नेक्स्ट हम बात कर ले एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कंडीशन होता है ये हमारे स्पाइन की डिफॉर्मिटी की स्पाइनल डिफॉर्मिटी है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्पाइन होता है वो फ्यूज्ड करने लगता है। फ्यूज्ड मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या होता है, फ्यूज्ड मतलब एक दूसरे में चिपकने लगना, एक दूसरे से जुड़ने लगना। जो हमारा वर्टिब्रा का जो कंडीशन होता है उसके बीच में डिस्क प्रेजेंट होते हैं। हर वर्टिब्रा के बीच में क्या होते हैं, डिस्क प्रेजेंट होते हैं। बट एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि जो आपका वर्टिब्रा होता है वो क्या करता है कि वो एक दूसरे से चिपकने लगता है। डिस्क वाले एरिया को क्या करता है कि कम करने लगता है, रिड्यूस करने लगता है, और बोन टू बोन चिपकने लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल एनाटॉमी है, ये है, ये देखिए डिस्क प्रेजेंट है बीच में, ये वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, डिस्क प्रेजेंट है। नेक्स्ट वीडियो में देखिए जब एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, जब इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ डिस्क फ्यूज होने लगा, डिस्क जो है एक दूसरे में स्पेस कम होने लगा,
एक दूसरे से जुड़ने लगा, अब एक दूसरे में चिपकने लगा। इसको अगर हम बात कर ले, दूसरा अगर नाम दें तो इसको हम बम्बू स्पाइन भी कहते हैं। इसको हम बम्बू स्पाइन कहते हैं। बम्बू स्पाइन मीन्स व्हाट? जैसे बांस होता है तो बांस में बीच बीच में जैसे गांठ होती है, तो वो गांठ ऐसा नहीं लगता है कि एकदम चिपका हुआ है एक दूसरे से, लंबा सा बांस है और एक दूसरे से उसका गांठ जो है उस तरीके से, तो ये भी बम्बू की तरह ये आकार ले लेता है, बम्बू की तरह ये दिखने लग जाता है, इसलिए हम इसको बम्बू स्पाइन भी कहते हैं। तो ये एक इंफ्लामेटरी डिजीज है, तो इसमें आपका ये कंडीशन बनता है। नेक्स्ट हम बात कर लें स्पॉन्डोलिस्थेसिस कि स्पॉन्डोलिस्थेसिस क्या होता है। ये भी आपका जो है ये भी स्पाइन का ही डिफॉर्मिटी है। तो स्पॉन्डिलिस्थेसिस, अब यहां क्या होता है, स्पॉन्डिलिस्थेसिस में क्या होता है कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो वर्टिब्रा होता है, और जैसा कि L5 होता है, L4, L5, S1, S2 ऐसे करके जब सैक्रम वाली पोर्शन पर आती है, तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में होता क्या है कि जो हमारा L5 वाला वर्टिब्रा है वो S1 पे स्लिप कर जाता है, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जबकि वर्टिब्रा का नॉर्मल जो वे होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, बट ये एक दूसरे पर स्लिप कर जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। और जैसा कि मैंने यहाँ फिगर में दिखाया है, आप देख सकते हैं कि ये आपका S1 का पोजीशन है, बट ये जो वर्टिब्रा है ये आगे स्लिप कर गया है। L5 जो है, ये L5 है, ये S1 पे स्लिप किया है, तो इस कंडीशन में इस कर्वेचर को हम स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं। अब ये देख लीजिए क्या है, अ स्लिप्ड वर्टिब्रा व्हिच कैन caused by a birth defect is called congenital spondylitis। अब ये क्या होता है कि ये बाई बर्थ भी होता है, जैसे अगर बेबी बर्थ ले रहा है, उस समय बर्थ लेने के टाइम पर कोई डिफॉर्मिटी हो गया, कोई कंडीशन बन गया, ये बाई बर्थ भी होता है, जिसको हम कंजेनाइटल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस भी कहते हैं। और ये मैक्सिमम फीमेल में ज्यादा होता है एडल्ट एज में, या जो पेशेंट मोटे हैं, जो ओबेस पेशेंट हैं, तो ओबेस पेशेंट में जैसे कर्वेचर लॉर्डोसिस में गया, तो हो सकता है लॉर्डोसिस में जाते जाते ये स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में भी जा सकता है, तो ये कंडीशन बनता है। ठीक है, ये आपका स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो गया। अब यहां हम देख लेंगे कॉजेज ऑफ द स्पाइनल डिफॉर्मिटी। अब ये स्पाइनल डिफॉर्मिटी का कॉजेज क्या है, किस वजह से ये होता है। ठीक है, तो जैसा कि कंजेनाइटल मैंने बताया कि बहुत सारा कंडीशन में कंजेनाइटल ही होता है। इंजरी, अगर कोई चोट लग गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, तो उसके वजह से हो सकता है, या कोई बीमारी हो गई है। अब जैसे बीमारी इन सेंस व्हाट, जैसे एंक्लाइजन स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताया, तो वहां वो बीमारी थी, तो ये बीमारी की वजह से भी हो सकता है। एजिंग, उम्र के अनुसार अगर एज बढ़ती जा रही है, जैसे आदमी अपने यंग एज में, जैसे कि मैंने काइफोसिस बता रहा था, तो उसमें बताया कि गांव देहात में अगर आप देखेंगे बूढ़ी औरतें ऐसे करके चलती हैं, तो उनमें काइफोसिस बनने की चांसेस बढ़ जाती है। तो एजिंग और आइडियोपैथिक, जिसका कोई काउज नहीं है, कोई अननोन काउज है, आदमी नहीं जानता है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेंगे सिम्टम्स। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, कैसे हम जानेंगे, तो नॉर्मल सी बात है भाई, किसी भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम तो पेन ही होता है। वीकनेस फील होगा, मसल्स में वीकनेस आएगी, नंबनेस भी फील होगा, उसके बाद टिंगलिंग इन द आर्म एंड लेग। अब ये टिंगलिंग इन द आर्म एंड लेग का मतलब है कि अगर पेन भी है, वीकनेस भी है, नंबनेस है और टिंगलिंग भी है अगर आपके आर्म में और लेग में, तो ये स्पाइनल डिफॉर्मिटी का कंडीशन बन रहा है, हो सकता है। ठीक है, और स्टूप्ड पोस्चर। स्टूप्ड पोस्चर क्या होता है कि जैसे चीजें फ्लेक्शन में जा रही हैं, जैसे अगर कोई ये पोजीशन जो होता है इसको हम स्टूप्ड पोस्चर कहते हैं, तो चीजें मसल्स जो है, हर ज्वाइंट की मसल जो है वो फ्लेक्शन में जा रही हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें हम्प इन दी बैक। बैक में हम्प का बनना, जैसा कि मैंने कैफोसिस में बताया है। अनइवन शोल्डर, हिप, वेस्ट और लेग, अगर कहीं पे आपके कोई कंडीशन बन रहा है, शोल्डर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हिप में पेन हो रहा है, नमनेस हो रहा है, वीकनेस हो रही है, तो इन सब चीजों की वजह से, इन सब कंडीशन की वजह से स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो सकती है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड ब्रीदिंग, जब स्पाइन का कर्वेचर चेंज होगा बॉडी में, तो आपका चलने में दिक्कत होगी, वॉकिंग में दिक्कत हुई। जब कर्वेचर चेंज है तो प्रॉब्लम तो होगा ही, और सांस लेने में भी दिक्कत हुई। सांस लेने में दिक्कत इसलिए होगी कि अगर जो स्पाइन का जब कोई डिफॉर्मिटी होगा, जब स्पाइनल कॉलम में जब कोई डिफॉर्मिटी हो रहा है, अगर उसमें बदलाव हो रहा है, तो आपका जो ये थोरैसिक केज है, ये तो आपके वर्टिब्रा से ही तो जुड़ा हुआ है,
अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपके लंग्स को भी वो कंप्रेस कर सकता है या अच्छे से इनहेल एक्सेल नहीं करने देगा, तो इस वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। थैंक यू फॉर द टुडे। आज हमने स्पाइनल कॉलम डिफॉर्मिटी के बारे में देखा। ऐसे ही वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको रोज नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और एकदम इजी लैंग्वेज में, ताकि एकदम से दिमाग में बैठ जाए। थैंक यू फॉर द टुडे क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।